सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है पुलिकट लेक और फ्लेमिंगोस के बारे में। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। जेलेफू करके है, ये सिटी है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट जो 3 देशों का किया है, तो उनके बारे में ब्रीफ में पॉइंट्स। नाइजीरिया के ऊपर जैसा भी हमने डिस्कस किया था, तो ये आईआर का टॉपिक है। सीरियन कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, समझेंगे, आईआर का टॉपिक है। नेपाल और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कोऑपरेशन चाइना के साथ है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन है दैट इज़ देयर। मेंस का क्वेश्चन देख लो, कल्चरल लिंकेज बिटवीन कंट्रीज विल बी द बेसिस फॉर सस्टेनिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज। ये आपको सोच समझ के बढ़िया तरीके से लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, सब लोग लिख रहे हैं, आपको भी लिखना चाहिए। अब जैसे आकलन प्लस के अंदर आप अपने आंसर का इवेलुएशन करा सकते हो। तो अगर अभी तक आप वेट कर रहे हो तो अगेन आप जुड़ सकते हो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज करें, और वैसे आप अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे। आंसर लिखना और चेक कराना बहुत मैटर करता है, और आंसर्स मेरे द्वारा ही चेक जो है वो किए जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है वो मैंने लॉन्च कर दिया है, जिनको लाइक पूरा स्टैटिक और करंट अफेयर्स कवर करना है। तो इसमें देखो पूरी एनसीईआरटीज़ बुक्स, मतलब सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद मैपिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितनी भी चीज़ें आपको यूपीएससी के लिए करनी है, 2 इयर्स का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स, एडवांस जो करंट अफेयर्स है, हर एक चीज़, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है ये कोर्स। और ये बहुत अल्टीमेट है कि मेरे द्वारा ही क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट की जाएंगी और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी 1 महीने पहले। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। 50% ऑफर का एक्टिव है, तो जो प्राइस आपका होगा दैट इज़ अराउंड 4600 है, ठीक है। प्राइस जो विजिबल है, ठीक है, मतलब ये प्राइस कोर्स का लगभग 17,000 के आसपास है। तो ये पूरा सारे डिस्काउंट और वो सारे कोड्स लगा के जो प्राइस अभी जो आपके लिए एक्टिव है दैट इज़ ये अमाउंट, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे भी तो कोई करंट अफेयर का कोर्स भी इतने में नहीं कराता है, तो ये सब कुछ मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। एवरीथिंग विल बी देयर। अभी तक वेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही एक पर्टिकुलर नंबर जो है बच्चों का रीच हो जाएगा, उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ज़रूर से हिस्सा बनना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका दे रखा है, और या फिर जो डिटेल्स इस ये स्लाइड में है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो पुलिकट लेक है, तो पुलिकट जो लेक है, पुलिकट लेक की बात करें तो इसका पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लोकेटेड कहाँ, कोरोमंडल कोस्ट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट लगून है। लगून का मतलब ये होता है कि जैसे समुद्र का पानी हो थोड़ा अलग हो गया, जैसे मान लो कि कोई भी कोस्टल इलाका आप लोगे, यहाँ पे समुद्र है और इसका पानी अलग हो गया, और कोई ऐसा सैंड और कोई ऐसा कुछ आ गया और बीच में वाटर अलग हो गया, तो ब्रैकिश वाटर हो जाता है, और लगून हम शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या सेकंड लार्जेस्ट लगून है, 460 स्क्वायर किलोमीटर है आपका है आंध्र प्रदेश, लाइक इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आफ्टर चिलिका लेक, ठीक है। तो कहाँ लोकेटेड, आंध्र प्रदेश में। इसका जो लोकेशन आप देखोगे, कुछ पोर्शन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का आपका है। इसमें बहुत सारा आपके माइग्रेटरी बर्ड्स, अगर आपसे पूछा कौन सी वाटर बॉडी जो बहुत फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, तो ये आपका खासतौर से पुलिकट लेक है ना। तो बहुत सारी इको टूरिज्म बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये फेमस है। पुलिकट लेक पार्ट किसका, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी का पार्ट आपका है। अब इसमें देखो जो पुलिकट लेक है उसमें कई सारी जो फ्लैमिंगोज आती है। अब इमेज भी अगर आप देखोगे तो फ्लैमिंगो से रिलेटेड जो इमेज है वो आपकी है। तो इसी से रिलेटेड मैंने जो है आपको ये, क्योंकि देखो यूपीएससी आजकल यूपीएससी आजकल जो प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम करती है, डिफरेंट डिफरेंट जो मान लो स्पीसीज़ है उनके फीचर्स कैरेक्टर्स बता के, और फिर पूछती है कि किसके बारे में है। तो देखो जो फ्लैमिंगो होते हैं इसके 5 मेजर स्पीसीज़ है। एक है फोनिकॉप्टर रूबर, फोनिकॉप्टेरस चिलेनिस, फिर एक माइनर जेमेसी और एंडिनस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये क्या है। तो ये क्या है कि ये बेसिकली आप कह सकते हो कि डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। फ्लेमिंगो जो बर्ड है उसकी डिफरेंट आपकी स्पीसीज़ हैं, अलग अलग जगह के, जैसे चिले में प्रेजेंट है। कुछ जो है आप कह सकते हो कि है ना, जैसे ये एक तरीके से लेसर फ्लामिंगो है जो कि थोड़ा सारी स्पीसीज़ में सबसे स्मॉलेस्ट कंसीडर की जाती है। जेम्स फ्लेमिंगो है, इसका जितना भी है वो ब्लैक फ्लाइट फेदर्स होते हैं इस पर, मतलब जो इसके पंख टाइप है वो सारा ब्लैकिश आपका होता है। और जो है ना, इंक्लूडिंग द सेकेंडरी फ्लाइट फेदर्स। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जो है इंडियन फ्लेमिंगो, ये ओनली स्पीसीज ऑफ फ्लेमिंगो जो कि जिसके लेग येलो और फीट येलो होते हैं। तो ये कुछ यूनिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन मेनली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर है। पॉपुलेशंस की अगर बात किया जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन एस्पेक्ट,
ठीक है। जब पॉपुलेशन की बात करें तो मेनली पेरू है, इन जगह में पाई जाती है। पेरू, सेंट्रल पेरू हो गया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, मतलब साउथ अमेरिका देखा जाए तो वहाँ से। लेसर फ्लेमिंगोस की बात करो तो अफ्रीकन स्पीसीज़ है, ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है। जेम्स फ्लेमिंगो जो है मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड रेंज है और ये मेनली सदर्न पेरू रीजन, चिले, वेस्टर्न बोलीविया रीजन में पाई जाती है। इंडियन फ्लेमिंगो भी है, आपका साउथ अमेरिका में है। कैरेबियन फ्लेमिंगो आपका कैरेबियन में क्यूबा, बहामास, युकाटन, टर्क, कैकोस, इन जगह पे, या गैलापागोस जो आइलैंड, यहाँ पे। ग्रेटर फ्लेमिंगोज जो हैं वो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और मेनली आप देखोगे तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन पार्ट में, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न मेडिटेरियन, अफ्रीकन, इन जगह पे आपकी पाई जाती है। इसका अगर देखा जाए कि ये किस हैबिटेट में प्रेजेंट है, तो अल्कलाइन सलाइन लेक एस्चुरीज हैं जहाँ पे नदी और समुद्र का पानी मिलता है, लगून्स हैं। तो मेनली जो ब्रैकिश वाटर है, जो पानी आपका खारा होता है, उसमें मेनली ये आपकी पाई जाती है। यहाँ पे मतलब वेजिटेशन भी कोई नहीं होता, क्योंकि पानी बहुत खारा है, तो कोई भी जो वेजिटेशन है वो आपका नहीं हो पाएगा। तो ये है, ये एक यूनिकनेस है इसकी, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद मैनग्रोव्स हो गया, टाइडल जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, मतलब जो टाइड्स होती हैं, तो एक रीजन तक वो जाती हैं, जब टाइड्स आती हैं फिर बैक पानी चला जाता है, तो बीच का एरिया होता है। तो इंटर टाइडल जोन है, इंटर टाइडल फ्लैट्स यहाँ पे भी है। जो आपके सैंडी आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स की बात करें, वहाँ भी ये पाई जाती हैं। फिर जो चिलियन फ्लेमिंगोज हैं, ये बेसिकली स्कार्स और absent in lakes with fish, and it is present usually in large number. There are where there are no fish which to compete for food. तो ये एक यूनिकनेस है, मेनली ऐसी लेक्स में एबसेंट इन लेक्स विथ फिश, है ना, जहाँ पे फिश प्रेजेंट है उस लेक में ये नहीं प्रेजेंट होती। इंट्रोडक्शन जो ऑफ फिश टू सम लेक में सीरियसली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिलियन फ्लेमिंगोस as well as greater and Caribbean flamingos, since they all feed primarily on invertebrates. Other flamingo species are not affected because of different food sources. तो देखो ये भी है कि अगर सपोज करो कि स्कार्स और absent in lake with fish, ठीक है, तो ये एक यूनिकनेस इसके अंदर आपका रहता है कि, है ना, जैसे मान लो अलग अलग फ्लेमिंगोस के अपने अपने अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, प्रेजेंट है। कुछ जो है अगर मान लो लेक में फ़िश भी प्रेजेंट होगी तो दे विल नॉट बी, जैसे चिलियन फ्लेमिंगो वहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि उनका फूड सोर्स डिफरेंट है। फिर ये क्या है कि वॉइस क्रिएट करती हैं, वॉइस क्रिएट, नॉइजी वॉइस क्रिएट करती हैं, और मेनली जो है मेनली आप कह सकते हो कि अपना सर्टन बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेंगी, या मतलब रिकॉग्निशन के लिए वॉइस जो है वो यूज़ होता है। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए ये जो अपना मूवमेंट है विजुअल डिस्प्ले के माध्यम से करती है, मतलब वॉइस के माध्यम से इनका कम्युनिकेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सोशल स्ट्रक्चर में सोशल बर्ड्स हैं, मतलब ग्रुपिंग्स में आपकी रहती है। देखो मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं, तो ये अगर मान लो कोई कैरेक्टर्स, इसमें कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं आएगा, प्रीलिम्स का है, तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दिया जाए तो आप आंसर कर सकते हो। देखो स्पीसीज से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, जिसमें जितनी भी भारत की स्पीसीज़ है वो उसका सारा डिटेल डाला हुआ है। थोड़ा सा बोरिंग वीडियो है, मतलब क्योंकि स्पीसीज़ के बारे में तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप टाइम लोगे तो उसको ज़रूर से सुनना, यूट्यूब में ही पड़ा हुआ है, और बुक सीरीज़ में भी मैंने उसको एनवायरनमेंट सेक्शन में डाल रखा है। चलो जलैफू के बारे में बात करें। अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद भूटान के जो किंग हैं वो आए हुए हैं, तो जब जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल आएगी, तब देखेंगे। फिलहाल जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। जलेफू क्या है, ये सदर्न भूटान के अंदर लोकेटेड है। माइंडफुल सिटी के रूप में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें भारत के साथ कैसे कोऑपरेशन किया जा सके। मेनली जो माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, जॉब क्रिएट करना, जो अर्बन प्लानिंग यूनिक हो। इसमें अर्बन प्लानिंग ऐसा ना हो कि मतलब जैसे जनरली और सिटीज़ में आप देखोगे, यहाँ पे मेनली ये है वेलबींग को ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब एनवायरनमेंट नेगेटिवली अफेक्ट ना हो, ऐसा देखना है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद कंसर्न जरूर से रेस किए जा रहे हैं कि अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करोगे और ऐसे शहर बनाने का बड़ा बड़ा करेंगे, तो इसमें हो सकता है कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर भी पड़े, क्योंकि जो भूटान है वो एक मतलब हिमालयन रीजन में लोकेटेड है, तो इकोलॉजिकली काफ़ी अधिक सेंसिटिव आपका रहता है। इस पर काफ़ी डिस्कशन आपका हो रहा है। इवन कुछ जो भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके, जैसे गौतम अडानी प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, 3 नेशन विजिट एज अ फॉरेन इनटू समिट डिप्लोमेसी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 3 देश जो विजिट किए हैं। तो नाइजीरिया के ऊपर हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो एक चीज़ मैंने आपको हमेशा से हाईलाइट किया है कि अगर आपने बेसिक चीज़ें कवर की हुई हैं, मतलब जो थोड़ी बहुत एनसीईआरटीज़ और बुक्स आपको पढ़नी है और न्यूज़पेपर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एक मान लो ये सेशन आप फॉलो कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज आप कंपाइल करके चीज़ें कर रहे हैं,
आप मान कर चलो कि आपको फिर कुछ करने का जरूरत नहीं, फिर जम के आंसर राइटिंग करो, ऐसे एथिक्स ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करो, और जो स्टैटिक पार्ट कुछ जो मेंस का है उसको करो। आपका सिलेक्शन 100% होगा, इसमें कोई लक का रोल नहीं है। जब आप गलत डिसीजन करते हैं, जब आपको जो चीज़ करनी है आप वो नहीं करते हैं, और जब आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो लाइक है ना कि आप देख रहे हैं कहीं पे, जो भी मतलब आप कई बेसिस हो सकते हैं आपके इन्फ्लुएंस होने में, तो जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर ना करने की वजह से फिर लक का रोल आ जाता है, फिर तो किस्मत वाली बात आ जाती है। देखो सिंपल सी चीज़ है कि आपको आंसर लिखना है, आंसर का प्रॉपर इवेलुएशन करवाना है, उसके बाद आपको जो ऐसे एथिक्स ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग कर लेना है, कुछ पार्ट जो स्टैटिक मीन्स का उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। और करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें 500-400 कोई रुपए डिस्काउंट दे दे या कोई भी लॉन्च कर दे कोर्स, वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। तो हाई लेवल का एक्सपर्टीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, मेरे द्वारा सेशंस लिए जा रहे हैं, और मैंने आपसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हुए हैं कि आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं सेशन से पूछे गए हैं। पिछली बार भी लगभग 50 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में थे आउट ऑफ 100। मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने कुछ एक दो वीडियोस भी बना के डाले थे। तो ये चीज़ अगर आप जान जाओ, अब इससे ज़्यादा प्रूफ तो आपको कोई चाहिए नहीं है, तो ये चीज़ अगर आप मान जाओ, जान जाए, समझ जाएं, तो फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है, जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हो वो आपके लिए रेलिवेंट है, और आपका काम क्या है कि उस पर ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ना। मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जिनके किस्मत में आईएएस बनना लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो मतलब मान लो हमारे जैसे लोग हैं तो मन डाइवर्ट होता रहेगा। ठीक है, फिर तो एजुकेटर बनना है तो बन ही सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। माइंड अगर आपका बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, आप एक जगह नहीं बैठ पा रहे हो, आपका दिमाग एक जगह फिक्स नहीं हो पा रहा, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप मानकर चलो कि उसमें सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। ये थोड़ा सा हार्श रियलिटी है, बट हाँ ज़रूर से आप 4-5-6 साल दे सकते हो। जिस साल आपका एक तरीके से एकदम माइंड एकदम तैयार है, माइंड एकदम तैयार है, आपको पता है कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ यहाँ से करनी है, मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की, सोर्सेज डिफाइन करना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, आप देखना उसी साल आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। राइट कंटेंट जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है आप उसको फॉलो करो, ऑथेंटिक सोर्सेज जो ज़रूरत है उसको आप फॉलो करो, और फिर आपको अपना आंसर राइटिंग और ये सब चीज़ों पे फोकस करना है। तो ये चीज़ है। मान लो कोई 5-6-7 साल तैयारी करता है तो उसने इतनी पढ़ाई कर ली है, तो वो आपको फिर सजेस्ट कर सकते हैं कि यार आप ये कंपाइलेशन कर लो, वो कंपाइलेशन कर लो, बट उन्होंने क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो अगर कोई इधर उधर से जो न्यूज़पेपर बेस्ड चीज़ें आती है उसमें भी कुछ ना कुछ लिख के उनके नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उस स्टेज में रीच नहीं करना। आप एक थोड़ा 1-1.5 साल अच्छे से मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल है। राइटिंग पर अगर आप फोकस नहीं, इसलिए मैंने आकलन प्लस लॉन्च किया है। आकलन प्लस का मतलब क्या है कि आप अपने आंसर का इवेल्युएशन करा सकते हो, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा मैं बार बार आपको हाईलाइट करता रहूँगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया 3 देशों में, इसमें से पहले नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ पे ये जैसे मैंने मैप में भी आपको शो किया, ये आपका नाइजीरिया है। बाकी आप अपना थोड़ा सा मैपिंग देख लेना इस पर। बाद में मैं भी और भी टॉपिक्स जब लेकर आऊँगा प्लेसेस इन न्यूज़ का, तो उसमें ये चीज़ कवर्ड होगी। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो है, एक तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो देश के साथ जुड़ने के बेसिस ये हो सकते हैं, कॉमन सी बात है, व्यापार है, एजुकेशन है, एनर्जी है, हेल्थ है, कल्चर है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, ये कई एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। बायलैटरल कोऑपरेशन की बात करें तो बायलैटरल कोऑपरेशन जो है किस एरिया में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी के माध्यम है ना, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, भारत कई सारे लेवल पे कर रहा था, नाइजीरिया के साथ भी हम एक तरीके से इन चीज़ों पे जुड़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो है कर सकते हैं, कई सारे लेवल पे साथ में कर सकते हैं, जैसे टेररिज्म को खात्मा करना, और कई रेडिकलाइजेशन, जैसे वहाँ बोको हराम जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है, तो वो उसको कैसे काउंटर किया जाए। चैलेंजेस है वही ब्यूरोक्रेटिक डिले, यहाँ भी वहाँ भी, तो ये बड़ा चैलेंज बनता है। दूसरा आ जाता है आपका G20 समिट आपकी जो है वो, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2023 नहीं है, 2024 है। ठीक है, G20 समिट आपकी है, तो यहाँ 2024 आप करें, तो यहाँ पे जो ये जो G20 समिट आपकी हुई थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अफ्रीकन यूनियन भी आपकी आ चुकी है, और मेनली जैसे भारत ने भी एक एजेंडा सेट किया था पीपल्स, मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड को लेकर चलना। ब्राज़ील भी डेवलपिंग वर्ल्ड है, तो वहाँ पे भारत की एजेंडा को, क्योंकि G20 इंडिया में हुआ था, तो उसके बाद ब्राज़ील में भी अगर G20 हो रहा है तो फिर उस एजेंडा को लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि ब्राज़ील भी अभी डेवलपिंग है। प्रायोरिटीज़ में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो सामाजिक इंक्लूज़न करके है,
हंगर और पॉवर्टी को ख़त्म करना है, फाइनेंस और नॉलेज शेयरिंग का है ना, तो फाइनेंस पैसा मोबिलाइज करना और जो ज्ञान है उसको शेयर करना, तो एजुकेशनल लेवल पे कोऑपरेशन बढ़ाना, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है डेवलपमेंट करना, प्लस क्लाइमेट फाइनेंस पे फोकस करना, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में उसको कैसे मीट करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, तो इसके लिए एक एजेंडा सेट किया जा सकता है। फिर जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक करना, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे बहुत सारे जैसे वर्ल्ड बैंक है या एनडीबी है, ऐसा जो रोड मैप लेकर आना, जिससे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बैंक्स है, अब वो अपने इच्छा अनुसार किसी को भी लोन दे और जब ज़रूरत हो तो ना दे, तो ये चीज़ कैसे अवॉइड की जा सकती है, इस पर वर्क करना। तो और कई सारे जो डिस्प्यूट है उसको, जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं वेस्ट एशिया और जगह पे, उनको कैसे उसको एक तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ को कैसे डील किया जाए। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं G20 के कंटेक्स्ट में भारत ने ब्राज़ील के अंदर फोकस किया है। गुआना की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 56 ईयर है ना, जो कि आप कह सकते हो विजिट किया है। 40% गुआना पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की 40% है, ठीक है। तो यहाँ पे कई एरियाज है, एनर्जी के लिए हम कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका आ जाता है एनर्जी के लिए, डिफेंस के कंटेक्स्ट में, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, डिजिटल कोलैबोरेशन के लिए, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, वही पॉइंट्स है। देखो आईआर में अगर आपको पता है कि कोई देश किस लिए जुड़ सकता है, तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो आप खुद से लिख सकते हो। जैसे अगर आप मैप पे यहाँ पे देखो तो ये आपका यहाँ पे ये गुआना की है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये गुआना लोकेटेड है साउथ अमेरिका के अंदर। कौन देश इसको, जैसा मैपिंग में आपको देखना चाहिए कौन, जैसे इधर से अमेजन रिवर बह रही है, इधर ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, वेनेजुएला, कौन से देश किसको सराउंड करते हैं, सरीनेम है, फ्रेंच गिनिया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है गुआना कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। मैं आस अगल बगल के देश के कौन किसको सराउंड करता है वो पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपका आइडिया होना चाहिए। देखो यूपीएससी का यही ट्रेंड है, तो ये पहले से अगर आप पकड़ लोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कोऑपरेशंस की बात किया जाए, देखो एक कमेंट मेरे पास आया था कि वो अरे सर हमको याद नहीं रहता है सर, वो क्या उतना उतना बेनिफिट नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का ना। मेरे कमेंट मैंने पढ़ा था, उन्होंने किया था। अभी यही सारे लक्षण हैं, देखो सिलेक्शन ना होने के यही लक्षण होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया था, हम लोग अपने जब प्रिपरेशन में थे न्यूज़पेपर को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। अब एक तो देखो आप खुद पढ़ोगे, उस चीज़ को समझना, टॉपिक को लेकर चलना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन आगे जैसे आजकल, जैसे मान लो मेरा ही सेशन आप देख रहे हो, अब उसमें आपने चीज़ें देखी समझी, ठीक है, तो आपका न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट आपका जो है वो आपका अपना कवर हो रहा है। अब देखो न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने न्यूज़पेपर उठाया और 2 घंटा बैठ के रीडिंग कर रहे हो। वो आपका लेवल, आपका एप्टीट्यूड किस तरीके से है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरीके से है, उस पर निर्भर करता है कि आप उसमें से कंटेंट क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको ये है कि मुझे कंटेंट एक्सट्रैक्ट ही अच्छा करना, आप सेशन देख लो। लेकिन आप अगर इसको भी मिस कर रहे हो, न्यूज़पेपर बेस्ड चीज़ों को मिस कर रहे हो, और फिर कहोगे सर मुझको तो आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, तो ये लक्षण देखो, ये एक सिग्नल आपको मिल चुका है, क्योंकि आपका दिमाग पूरा सेटिस्फाइड हो चुका है कि मैं जो है शॉर्टकट की तरफ जाऊँगा, मैं कंपाइलेशन कर लूँगा, ठीक है। तो उस कंपाइलेशन से मेरा हो जाएगा। अब आप ये बताइए, ठीक है, कंपाइलेशन जो है वो ऑलरेडी है, पेपर आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन क्या आपको जो क्वेश्चंस जितने आने चाहिए उस कंपाइलेशन से आते हैं? कुछ भी, 2 4 5 भी नहीं क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिखा दिए, तो क्या बेटर है, क्या बेटर है आपके लिए, वो आपको डिसाइड करना। अगर आप उस चीज़ से भाग रहे हो तो फिर वो देखो वही लक्षण है कि मतलब फिर सिलेक्शन तो कहाँ से होगा। फिर जब एक समय आएगा जब आप उस लेवल तक रीच करोगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले से ही हम क्यों ना राइट चीज़ें कर लें। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 6 7 महीने की मेहनत होती है, फिर आप देखोगे टॉपिक रिपीट होते हैं, थीम रिपीट होती है, न्यूज़पेपर में ही चीज़ें रिपीट होने शुरू हो जाती हैं। फिर आपको कुछ नहीं बस थोड़ा थोड़ा ऐड करना होता है, जो अगर राइट वे में करें, और अगर आप सब्जेक्ट वाइज बांट कर चीज़ें चलते हो तो और आसान आपके लिए हो जाएगा। फिर आपको करंट अफेयर नाम से ऐसा डर नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कोऑपरेशन की बात करें गुआना का, तो कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इनोवेशन, क्रिकेट कल्चर, ओशन इकोनॉमी, ये सब पॉइंट्स आप याद रखना, क्योंकि समुद्र है बगल में ही गुआना में, तो ओशन इकोनॉमी में कैसे जो है कोऑपरेट कर सकते हैं, मेडिकल हेल्थ लेवल पे कैसे, क्रिकेट कल्चर है क्यों क्रिकेट भी डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, स्टार्टअप्स, ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे भी कोऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें की गई। तो म्यूचुअल बेनिफिट और कम्युनिटी इंगेजमेंट भी फोकस किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आईआर का टॉपिक है सीरिया के कंटेक्स्ट में। आप देखोगे कि काफ़ी सारा कन्फ्लिक्ट जो है सीरिया के अंदर हो रहा है। तो अभी इसमें बड़ा रोल तो देखो सिंपल सी बात है, देखो ये बहुत ही जो एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो 2 फैक्शंस हैं वेस्ट एशिया में, एक शिया डोमिनेटेड है, एक सुन्नी डोमिनेटेड है,
शिया डोमिनेटेड कौन है? ईरान, मतलब इसका लीडर कौन है? ईरान। सुन्नी वाले का लीडर कौन है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब ये जो है ईरान यूएस का सपोर्टेड नहीं है, लेकिन अभी इससे पहले जो सरकार थी, जैसे जो बाइडेन थे, मतलब यूएस की बात करें तो जो बाइडेन थे, तो जैसे बैराक ओबामा, उन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन किया था आई थिंक 2015 के आसपास। तो उसमें जो ईरान के द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ही फुल फ्लेश सऊदी अरेबिया के क्लोज थे, मतलब, है ना। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, शिया सुन्नी वाला जो कन्फ्लिक्ट है, आप देखोगे पहले से भी चलता आ रहा है। सीरिया के अंदर क्या है, देखो जो सीरिया है, सीरिया के अंदर एक तरीके से एक बशर अल असद है और एक आपका जो रिबेल्स हैं। रिबेल्स बेसिकली कौन है? सुन्नी। और ये बशर अल असद क्या है? शिया। तो इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान मेनली सपोर्ट कर रहा है। ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? रशिया। रशिया मेनली सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और कई जैसे और भी ग्रुप्स, कुर्दिश करके हैं। कुर्दिश बेसिकली एक ऑटोनॉमी और ये सब सेपरेटिस्ट टेंडेंसी रखते हैं, तो टर्की के कई इलाके में तो टर्की भी नाराज़ रहता है, तो टर्की भी इनके खिलाफ काम करता है। तो ये सब चीज़ें एक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो सुन्नी डोमिनेटेड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, रिबेल्स हैं, उन्होंने अटैक कर दिया कि बोले हम तो फिर से अपना जो है स्थापना करेंगे, और है ना। तो उस टाइप से ये सपोर्ट भी यूएस की तरफ से सिग्नलिंग मिल गई होगी कि सऊदी अरेबिया को सपोर्ट रहेगा इस बार ये जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से। तो ये है, तो उस वजह से मेनली वो लोग उनको जो भी एक अभी चुपचाप बैठे हुए थे, तो मेनली अब थोड़ा सा उनको सिग्नलिंग मिल गई होगी, तो इकट्ठा करके उन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया और उस रीजन में अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ईरान को भी वीक करना है और सऊदी अरेबिया भी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेगा। इस रीजन में डिस्टेबलाइजेशन अगर मतलब ईरान के डोमिनेशन को रिड्यूस करके हो रहा है, तो उसमें भी अभी जो प्रेजेंट रेजीम होगी डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो उस चीज़ को सपोर्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। तो देखो मेन एक्टर्स क्या है इस समय, ये यहाँ पे एक तो सीरिया की जो रिजीम है बशर अल असद की, एक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, और हयत तहरीर अल शाम करके STS करके है। ठीक है, तो जो सीरियन रिजीम है इसको ईरान सपोर्ट करता है, शिया मिलिटेंट जो इराक के हैं वो सपोर्ट करता है, और रशिया सपोर्ट करता है। SDF के अंदर पीपल प्रोटेक्शन फोर्सेस, कुर्दिश मिलिशिया जो कि रोजावा रीजन है सीरियन कुर्दिस्तान का है, वो है, क्योंकि कुर्दिश हैं वो अपना ऑटोनॉमी और सब मेंटेन करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि कई सारे मतलब कन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं यहाँ पे। कुर्द के अंदर जो है ऑटोनॉमी की बात चल रही है। हयात तहरीर अल शम करके है, ये एंटी गवर्नमेंट फोर्स है इन द कंट्रोल ऑफ इदलिब एंड मेनली, या फिर ये आईसिस से भी थोड़ा बहुत लिंक जो है इसका जो लीडर है उसका लिंक देखोगे तो बगदादी उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, वो स्टोरी लिखी हुई न्यूज़पेपर में, आपको रीड करना तो रीड कर लो। तो ये जो इसका लीडर है अबू मोहम्मद अल जुलानी, ये फॉर्मर अल कायदा लेफ्टिनेंट रहा है जिसने अमेरिकन ऑक्यूपेशन इराक उसमें लड़ाई भी की है। और फिर सीरियन नेशनल आर्मी है, प्रीवियसली नोन एज फ्री सीरियन आर्मी, ये साइड किक टू STS इन दर मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब प्रोवाइड करना है मिलिट्री ऑपरेशन में, सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, एक तरफ STS है, एक तरफ कुर्दिश फोर्सेस है, एक तरफ आपका सीरियन जो रिजीम है। अब ये तीनों का कन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है। तो हयात तहरीर अल शाम की बात करें तो उसका तो सोच रहेगा कि इस रिजीम को हटाया जाए, शिया डोमिनेटेड है, हम ही हैं, हमारा बिलीफ है, और उस टाइप से वो जो है अपना डोमिनेशन बढ़ाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो रीजन आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये मैपिंग में याद रखना, हामा, उसके बाद एलेप्पो, उसके बाद अल रिफात, अफरीन, इदलिब, लेक असद। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप याद रखना। लटाकिया, तार्टस, ये मैपिंग का याद रखना। UPSC का मैपिंग ऐसे ही न्यूज़पेपर बेस्ड टॉपिक्स पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेपाल जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की तरफ काफ़ी क्लोज जा रहा है चाइना के। देखो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का अगर आप समझो क्या है, तो ये चाइना का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके माध्यम से चाइना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो है वो डेवलप करना चाहता है। एक आपका लैंड के रास्ते, दूसरा समुद्र के रास्ते। समुद्र के रास्ते के लिए वो मैरीटाइम डोमिनेंस बढ़ा रहा है, इसी को काउंटर करने के लिए आपका क्वाड जैसी ग्रुपिंग है आपकी। ठीक है, लैंड का जो एरिया है, जैसे मान लो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये एक बड़ा रीजन है। देखो भारत का तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसमें अगर मान लो स्टेबिलिटी रहेगी तो कहीं ना कहीं भारत जो है खुद कॉरिडोर डेवलप करके साउथ ईस्ट एशियन रीजन तक रीच करेगा, जो कि हो सकता है चाइना सोचे कि यार मेरा जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए बेनिफिशियल ना हो, मेरे लिए कंपटीशन जो है शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रखेगा। म्यांमार का जो रिजीम चेंज करने में चाइना का महत्वपूर्ण रोल रहा है। पूरा जो एक तरीके से मिलिट्री रूल वहाँ पे है, तो उसमें चाइना उसका सपोर्ट भी करता है।
दूसरा, भारत में इंस्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहे, जिससे कि कई दूसरी जो क्वाड फोर्सेस वो रीच ना करें। जैसे जापान नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी अधिक एक्टिव रहता है, काफ़ी एक्टिव मतलब रहा है कई प्रोजेक्ट्स में, तो वो चाइना नहीं चाहेगा कि इस रीजन में अभी जापान आ रहा फिर यूएस आ जाए, ऐसा स्थिति बन रही। तो ये एक सोच है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि चाइना जो अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का कोशिश कर रहा है ना, कई सारे कॉरिडोर जो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें नेपाल को भी इंक्लूड कर रहा है। अब इसमें देखो उसका फॉर्मूला यही होता है कि कई प्रोजेक्ट्स है उस पर फंडिंग कर देगा, फंडिंग करने के बाद उसे आउटपुट नहीं मिला तो बोलेंगे तुम मुझे ये प्रोजेक्ट ही दे दो, तुम्हें लोन माफ़ हो जाएगा या जो भी रियायत है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो नेपाल अभी फ़िलहाल के लिए अभी उसने साइन किया है बेल्ट रोड इनिशिएटिव कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद चाइना, और एग्रीमेंट जो है ये नो लोन बट ग्रांट्स ओनली, ठीक है, ग्रांट है, लोन है ना, टू एड असिस्टेंस फाइनेंसिंग की तरफ जो है गया है। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे बड़ा डर छोटे देशों का यही है, डेट ट्रैप है। तो डेट ट्रैप से बचने के लिए अरेंजमेंट की बात की, एड असिस्टेंस फाइनेंसिंग की बात की गई है। अब इंटरनली क्या डील है वो एक अलग चीज़ है, इंटरनली हो सकता है डिफरेंट डील, बट अभी कह के देखो लोन नहीं, क्योंकि लोन में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ये, बट एड है तो उसमें ऐसा रिटर्न करने का ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर एक्सचेंज में, जहाँ पे जो नेपाल है वो नेपाल में चाइना इन्वेस्ट करेगा, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश जो है वो करेगा। चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन के अंदर आप कह सकते हो कि बढ़ेगा, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो एग्रीमेंट इज़ व्यूड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ नेपाल फॉरेन पॉलिसी, और नेपाल भी क्योंकि लैंड लॉक्ड है तो वो चाहता है कि जो भारत पे डिपेंडेंसी रिड्यूस हो, और वो चाहेगा कि चाइना की तरफ कनेक्टिविटी बढ़े। चाइना को एक बार लग जाएगा कि इसका जो है भारत से थोड़ा अलग हो गया है मामला, तो वो दोबारा से इस पर फिर बहुत सारा फोर्स यूज़ करके और फिर चीज़ें ऑक्यूपाई करने के लिए जो है मतलब प्रयास करने लग जाएगा। वो कुछ भी बहाना बना देगा, बोले नेपाल में हमारा ये था वो था, और कब्जा करना भी शुरू कर सकता है, क्लेम करना भी शुरू कर सकता है। बट लीडरशिप कंट्रोल करके अभी फ़िलहाल के लिए जो अपना इंटरेस्ट है चाइना वो अपना इस्टेब्लिश कर रहा है। तो नेपाल की बात करोगे तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन रहा है। एड असिस्टेंट फाइनेंसिंग पे फोकस किया गया, जिसमें चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा। 10 प्रोजेक्ट्स है जिस पर फोकस आपका किया जाएगा, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और कल्चरल एक्सचेंज के कंटेक्स्ट में फोकस किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। ये जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है, अल्टीमेट कोर्स है, इसका अगर अभी आप फ़ायदा उठाओगे जो डिस्काउंट कोड और सब लगा के, तो प्राइसिंग अराउंड 4600 है। अब आप इस समझो कि इस चीज़ में आपका 2 साल का प्रीलिम से स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है। प्रीलिम से स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के प्रॉपर वीडियो लेक्चर होंगे, माइंड मैपिंग होगी। भले आपने पहले पढ़ रखा है, बट वो जो जिस तरीके से मैं प्रीलिम्स का कंटेंट कवर कराऊंगा तो आपके लिए वो रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स मैं कवर करूँगा, जिसमें आपकी हिस्ट्री की भी रहेंगी, बुक्स भी रहेंगी, एनसीईआरटीज़ भी रहेंगी, जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं, मैपिंग, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग हो गई, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम एलिमिनेशन ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ कवर करेंगे। 1 मंथ बिफोर एग्जाम आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। अल्टीमेट बैच है, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। आपको याद होगा अगर आप प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम का अगर हिस्सा थे, तो उस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपने हिस्सा थे तो उसमें मैंने आप लोग के लिए अगर आपको याद हो तो उसमें कई सारे सोर्सेस बताए हुए थे, और उसमें से लगभग 12-15 बच्चे जो है प्रीलिम्स निकले थे, प्रीलिम्स उनका क्वालिफाई हुआ था, इस साल मेंस भी दिए हैं, फाइनल रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि उन्हीं सोर्सेज को मैं पूरे तरीके से कवर करूँगा। पिछले साल मैंने प्रॉमिस किया था, पिछले साल टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं हुआ था, इस बार ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो ये लगभग अभी डिस्काउंट कोड के बाद 4600 के आसपास आपका प्राइस रहेगा। अभी इसमें इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको सौरभ पांडे CSE ऐप या sauravpandeyupsc.com, कोई क्वेरी है तो ये नंबर आप याद रखो। ये सारे कोर्सेस हैं, इनमें से अगर आपके लिए चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे प्रहार बैच, प्रीलिम्स मेंस के करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, आकलन है जहाँ पे अपना आंसर का इवेल्युएशन करा सकते हो, ऐसे का आंसर अपना वो कराओ, कंप्लीट इथिक्स कोर्स भी है, अपलोडेड है, ठीक है। आकलन प्लस का सिलेबस मैंने बता रखा है। इस वीक में आप ये पूरे इस थीम पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस रहेंगे, आपको अपने आंसर्स को जो है लिखना है। इथिक्स वाला मैंने अपलोड कर दिया, तो आप लिखो, आंसर्स चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये सारी बातें हैं, तो आप लिखते रहो, ठीक है। सब अल्टीमेट कोर्सेस हैं। ज्वाइन करने के लिए sauravpandeyupsc.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे लैपटॉप में भी आप क्लासेस कर सकते हो। ये नंबर याद रखो, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होती है। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप अपना PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, कल्चरल लिंकेज बिटवीन कंट्री विल बी द बेसिस फॉर सस्टेनिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको लिखते हो और उसके बाद आपका इवेल्युएशन हो जाता है, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार मैं किसी ऐसे क्वेश्चंस को, क्या मेरा सोच सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। अब अगर ये चीज़ आपने ट्रेंड पकड़ लिया, आपका दिमाग, माइंड जो है वो पकड़ लिया कि हाँ ठीक है मैं सही डायरेक्शन में लिख रहा हूँ,
तो फिर उसके लिए बेनिफिट है। बट इसके लिए इवेल्युएशन बहुत मैटर करता है, और यही सोच के मैंने आकलन प्लस जो है आपके लिए लॉन्च किया था। तो लगभग इसमें मैंने डिटेल दिया, काफ़ी सारे आंसर्स आपके इवेल्युएट होंगे, 200 प्लस, 10 फुल लेंथ टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें। तो इसका हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। कोई क्वेरी इस नंबर पर मैसेज करना है। और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल भी अलग से है, आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। हिंदू एनालिसिस से रिलेटेड भी ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।